हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके प्लस साइंस के दमदार प्रश्न। तो साथियों, आज की इस कक्षा में टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 65 क्वेश्चन में से 45 से अधिक प्रश्न सही करने का होगा। तो जैसा कि दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई के महीने में हो सकता है, तो आप भी जुलाई के महीने को टारगेट बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये मेरा आपसे उम्मीद तो बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि इस समय मार्च का महीना चल रहा है। आज आरपीएफ का एग्जाम समाप्त होने वाला है। आप देखेंगे एक हफ्ते बाद एनटीपीसी का एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। उसके बाद साथ ही ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, यानी 3 महीने बाद आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम हो सकता है। तो आज की सेशन में बहुत ही अच्छे सवाल हम डिस्कस करेंगे, जैसा आपका ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे थे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हम आज की सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी डेली जो क्लास की टाइमिंग रहती है, सुबह 8 बजे रहती है, एक 11:30 AM पे रहती है, शाम को 4 PM पे, और एक साथ ही शाम को 7:30 बजे। ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो साथियों, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? तो याद रखेंगे शिमला थी। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो साथियों, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। सेकंड का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड सिटीज समिट 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? जो साथी वर्ल्ड सिटीज समिट 2018 ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर देश में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 जून, या 14 सितंबर, या 14 नवंबर? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो बताएंगे दोस्त कि किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश? तो नेपाल के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन साथ ही हिमाचल प्रदेश नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए दोस्त, जो नेपाल के पास में जो सीमा साझा करते हैं, एक तो देखिए उत्तराखंड आते हैं, 6 ऐसे मतलब की स्टेट हैं। एक यूपी है, अपना उत्तर प्रदेश है, उसके बाद साथ ही बिहार है यानी बीएच है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी करता है, और सिक्किम करता है। 5 स्टेट है। सबसे अधिक जो साथी नेपाल के साथ लंबा सीमा साझा करते हैं वो सिक्किम करते हैं, जो कि 1850 किलोमीटर करते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आपसे सवाल पूछेगा कि नेपाल के साथ कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं? तो भाई 5 है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश नहीं करते हैं। चलिए दोस्त, और सबसे अधिक कौन करता है? सिक्किम करता है। कितने किलोमीटर करता है? तो 1850 किलोमीटर करता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? तो इनमें से प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन कौन है? तो संदीप सेजवाल हैं। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो वो साथी कौन सा पूर्व या आपका रेखांश या अक्षांश है जो कि भारतीय मानक समय आधारित है? बताइए। तो 82 और
वह 1/2 डिग्री पूर्व रेखांश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है। तो भाई 22% है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नागालैंड की राजधानी क्या होती है। नागालैंड की राजधानी क्या होती है। दिसपुर, कोहिमा, गंगटोक या इम्फाल। तो सर जी नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो साथ ही भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो साथ ही याद रखिए 2002 में भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। राइट आंसर देंगे सभी साथी। तो याद रखिए आलमगीर द्वितीय थे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिए जो भारत में मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय, ये साथी 1754 से लेकर 1759 तक था भारत में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर वाद योग्य है। तो साथी क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर वाद योग्य है। तो इनमें से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर वाद्य योग है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और साथ ही आप डेली का डेली क्लास में जितने भी हम प्रश्न करा रहे होंगे आप उसे याद करते चल रहे होंगे साथ में, क्योंकि साथ ही आप देखेंगे 3 महीने आपके पास है। ये 3 महीना कब बीतेगा, आप कब कंप्यूटर के सामने बैठकर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि काश हमने पढ़ लिया होता। अभी साथ ही आप पढ़ते जाइए, पढ़ते रहिए, आप में देखिए एक दिन रुचि लग जाएगा, आपको कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, आप बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बस आप साथ ही इसी डेडिकेटेड साथ प्लस अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाकर चलिए, तभी साथ ही कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये बात तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। चलिए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर, एक बागवानी फसल है, तो इनमें से एक बागवानी फसल कौन सी है। तो चाय एक बागवानी फसल होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। 3 तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 3 तलाक इनमें से किससे संबंधित है। तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि तलाक से संबंधित है 3 तलाक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। तो याद रखिए दक्षिण कोरिया में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी है। तो किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भाई ये सिक्किम में है स्थित। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सभी दोस्त कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही हम आप सभी लोगों के लिए लगातार
कम से कम 4 क्लास एक दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल वैसा प्रश्न है, ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके साथी। और जैसा आपका पिछले वर्ष में एग्जाम सारे रेलवे के एग्जाम हुए थे और इस समय आपका एग्जाम जो चल रही है बिल्कुल उसके आधारित पर उसको एनालिसिस करने के बाद हर एक क्वेश्चन आपको हम डेली का डेली प्रोवाइड करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन तो ऑल पे जरूर सेट कर लेंगे। ओके, तो किस भाग के तहत निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाई ये भाग तीसरे में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। तो बताइए दोस्त, किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और जाकर 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हो गया था? तो भाई ताजमहल का। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात राज्य के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किसने चूक या हड़प नीति के सिद्धांत को लागू किया? तो साथी इनमें से किसने चूक या हड़प नीति के सिद्धांत को लागू कर दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो आर के नारायण हैं। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 25 भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो साथी जैसे आपने रबड़ का बताया था कि वो कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक, तो वो केरल राज्य है। तो इस बार बताइए कि कौन सा राज्य कपास का सबसे आगे वाला उत्पादक है, यानी पहले पोजीशन पर रहता है? तो गुजरात राज्य है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी भाषा जो कि अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो भाई याद रखिए स्पेनिश भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध ये किस मिट्टी से बना है? उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध ये किस मिट्टी से बना होता है? तो भाई जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी मिट्टी से बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो साथी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? अमूल है या सेल है या रिलायंस पेट्रोलियम या टिस्को कंपनी? तो भाई जो सेल है ना ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे कि आप सभी का टोटल 65 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। इसलिए साथ ही हम टारगेट पूछते हैं क्योंकि आप लोग का हर एक जितना आप लोग कमेंट करते हैं उसका पूरा हमें डाटा देखना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट ने कितना सही किया। क्योंकि आप देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका जितना भी नोटिफिकेशन आता है यानी आप जितने भी कमेंट करते हैं उन हमें मतलब देखना रहता है कि आपका क्या डेली का डेली इंप्रूव हो रहा है या नहीं। इसलिए साथ ही बस हम टारगेट पूछते हैं और डेली का टारगेट देने का मकसद एक ही होता है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी डेली का डेली कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आप में। इसीलिए साथ ही हम डेली लगभग आप देखते होंगे 65 से अधिक ही सॉल्व कराते हैं, लगभग 70 क्वेश्चन डेली कराते हैं। लगभग आपको 40 से मतलब कि अधिक ही टारगेट देते हैं कितना सही क्वेश्चन करना है। इससे आपको आइडिया लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 65 सवाल में से लगभग 60 प्लस सवाल भी कर ले जाते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं जो कि भाई 65 में से लगभग 65 भी सॉल्व कर देते हैं। या आप कमेंट में आप जरूर देखिए और सबका स्कोर आप लोग भी चेक किया कीजिए कि कौन मुझसे आगे चल रहा है कौन मुझसे कम चल रहा है, तो आप और भी अपनी तैयारी करेंगे। ओके, तो मेरा मकसद एक ही होता है, इसके साथ ही आपको डेली का डेली टारगेट देते हैं, आपसे स्कोर भी पूछते हैं। देखिए 29 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो मई 2016 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। ये अब साथ ही 44वां संशोधन में आ चुका है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अब साथ ही कानून का अधिकार हो चुका है। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय स्टेट के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय स्टेट के वर्तमान प्रमुख कौन है? यानी साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? यहाँ पे बैंक होना चाहिए था। तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भाई दिनेश कुमार खारा हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए? भाई किसने ऐसा कह दिया था कि ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाएं? ऐसा क्यों कहा होगा? उनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा, क्योंकि सोचिए हमारा भला ही चाहने वाले लोगों से बचाएं। वो तो हमारा जो भला चाहते तो हमारे तो बहुत अच्छे होते हैं ना। यहाँ तो बोले हैं कि ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वालों से ही बचा ले। तो भाई विक्रम सेठ जी ने कहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान ये किस वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है? हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान मुगल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। ऑप्शन सी मुगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। तो साथ ही जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसमें दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है। जो मद्रास उच्च न्यायालय है ये दक्षिण भारत का जो कि सर्वप्रथम और देश का 8वां न्यायालय है, जिसमें साथ ही ई न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। यानी मद्रास उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? बताइए कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? ड्रिबल, नाइट वॉचमैन, दूसरा या गूगली? तो इनमें से ड्रिबल है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। नाइट वॉचमैन क्रिकेट से। नाइट वॉचमैन आप कैसे जानते हैं? नाइट वॉचमैन किसे बोलते हैं? जो साथी जैसे आप देखते होंगे टेस्ट मैच जब होता है, जब शाम के समय होता है, जैसे कि टेस्ट मैच एक दिन में 4 बजे तक होता है, 4 या 5 बजे तक होता है। जैसे ही कोई प्लेयर आता है, जैसे ओपनर दोनों आए, जैसे हम मान लेते हैं इंडिया की तरफ से देखते हैं रोहित शर्मा आए खेलने और इनके साथ शुभमन गिल खेलने आए। आप देखेंगे साथ ही टेस्ट की बात हम करें, जो शाम का लास्ट टाइम होता है, लास्ट घंटा होता है, तो इसमें मान लीजिए पहला विकेट शुभमन गिल का गिर गया। शुभमन गिल का गिर गया तो आप देखेंगे 11वां बल्लेबाज खेलने आ जाता है, जो कि या तो कुलदीप खेलने आ जाएंगे, या तो अश्विन खेलने आते हैं, या कोई सिराज या बुमराह, ऐसे कोई प्लेयर आ जाता है। हर टीम में होता है। आप देखेंगे जो तीसरे के नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं वो लास्ट कोई प्लेयर होता है, जो कि साथ ही उसे ही क्या बोलते हैं? नाइट वॉचमैन। यानी लास्ट का प्लेयर जो मतलब कि अंत में आ जाता है शुरू में ही खेलने, उसे क्या बोलते हैं? नाइट वॉचमैन बोलते हैं। उसी को प्लेयर को बोलते हैं। हर एक टीम में ऐसा करता है, जो कि लास्ट जो समय रहता है दिन का, जो एक कोई बंदा आउट हो जाता है प्लेयर, तो वही लास्ट वाला प्लेयर को भेज दिया जाता है, तो उसी को नाइट वॉच मिलते हैं। दूसरा ये साथी आपका गूगली भी क्रिकेट में होता है। दूसरा साथी एक प्रकार गोल्फ में भी हो जाता है, और एक आपका हो जाता है जैसे कि पेनाल्टी शूट आउट लगता है बास्केटबॉल में, उसमें भी कर लिया जाता है। ये फुटबॉल ड्रिबल संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। खेतड़ी खदाने किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी खदाने किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तने के माध्यम से प्रसार करता है, तो तने के माध्यम से प्रसार कौन करता है? तो गुलाब करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1718 में अंग्रेजों ने किसमें पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? बताइए वर्ष 1718 में अंग्रेजों ने कहाँ पे साथ ही पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो ये कलकत्ता में की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? मयूरभंज की खदानें किस धातु के लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अनंतनाग किस में एक शहर है? अनंतनाग ये किस में एक शहर है? तो भाई याद रखिए जम्मू कश्मीर में अनंतनाग एक शहर है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदियां हैं? नर्मदा और तापी ये किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? दक्षिण, पूरब, पश्चिम या उत्तर? तो भाई साहब याद रखिएगा पश्चिम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? इनमें से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? तो मेरे भाई जो फ्लेग्रेंट फाउल है ना, ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा? तो मेरे दोस्त याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में दिया गया है? तो भाई 8 में दिया गया है, यानी 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल साथी 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। मोती मस्जिद या पर्ल मास्क ये किसके किले की सबसे सुंदर संरचना है? मोती मस्जिद या पर्ल मस्क जो है ये किले की सबसे सुंदर संरचना है। यानी भाई ये जो आगरा किले की सबसे सुंदर संरचना है वो मोती मस्जिद या तो पर्ल मॉस्क है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 47। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ऑप्शन सी मेरे दोस्त यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो साथियों जैसा कि इसमें ग्रुप डी एग्ज़ाम कोर्ट में चल रहा है, ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से ये वायरल न्यूज हो चुकी है। ये बहुत सीरियस वाली बात है क्योंकि जितने स्टूडेंट भाई जो केवल सिंपल 10वीं फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो थोड़ा इस समय टेंशन में चल रहे होंगे, क्योंकि जो ITI किए थे ना वो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर दिया कि 10th वालों को हटाइए, केवल ITI वालों को ही एग्ज़ाम देने दीजिए। तो उसी का फैसला चल रहा है मेरे भाई, या तो 21 को डेट आ जाएगा या तो 28 को। क्योंकि देखिए ये तो आर बार रेलवे ही इसकी जानकारी देंगे, नहीं तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है यदि आप 21 तारीख या 28 तारीख को हमें नहीं बताएंगे कि कौन एग्ज़ाम देंगे तो हम फैसला सुना देंगे। तो रेलवे पहले देगा, उसके बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सभी एग्ज़ाम देंगे क्योंकि भाई सबको इस बार नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं केवल ITI वाले मान लेते हैं 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ है ना, तो इसमें से 20 लाख केवल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि मेरा भाई जो है वो ITI किया लेकिन भाई वो 10th भी जाकर फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अपना पढ़ाई आप लोग ज़बरदस्त तरीके रखिए। और अब देखेंगे जब इसका फैसला आ जाएगा ना तो एग्ज़ाम डेट को लेकर भी काफ़ी तेज़ी से न्यूज़ वायरल होंगी। तो निम्नलिखित में से किसमें पादप काय को जड़े, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो किसमें पादप काय को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो मेरे दोस्त ये मार्सिलिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। जो साथी मेरिस्टेमेटिक उत्तक होता है ये एकमात्र पादप उत्तक है जो कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भाई लालजी सिंह को जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्उत्पादन के लिए पुनर्जीवित कोशिकाओं का उपयोग करता है। नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्उत्पादन के लिए पुनर्जीवित कोशिकाओं का उपयोग करता है, तो भाई हाइड्रा करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मेरे दोस्त C4H10 होता है। C4H10 होता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, C4H10। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो मेरे दोस्त कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो अब बेकिंग सोडा नहीं रखता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो भाई एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। डैश किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है? बताइए किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की जो संयोजी होते हैं इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कर देती हैं? तो भाई ये आवर्त में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? भाई पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या होती है? सर जी वोल्ट होती है, वी से डिनोट किया जाता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या होती है बताइए आप लोग। तो केजी मीटर सेकेंड -1 होती है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कवक के सेल किससे बने होते हैं? तो मेरे दोस्त जो कवक के सेल होते हैं ये किससे बने होते हैं? लिग्निन से, काइटिन से, कुतीन से या सेल्यूलोज से? बताइए। तो कवक के जो सेल होते हैं ये काइटिन से बने होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से बना है? फ्लोएम के अतिरिक्त क्या अन्य सभी से बना है? चालनी नलिका या फ्लोएम नलिका, उदरीय सिलियक या फ्लोएम तंतु? तो क्या अन्य सभी से बना है? फ्लोएम के अतिरिक्त जो साथी पौधे को हर एक पार्ट को भोजन का काम करता है फ्लोएम, और जाइलम हर एक पौधे के पार्ट को जल का मतलब कि प्रदान करने का काम एक दूसरे पार्ट तक ले जाता है, जल को भाई जाइलम बोला जाता है। तो फ्लोएम के अतिरिक्त इनमें से क्या अन्य सभी से बना है? तो भाई फ्लोएम नलिका। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भाई समान रहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो KLMNO होता है। तो एम कोश की बात कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भाई 18 हो सकती है। 2, 8, 18। तो देखिए 18 प्यारे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शा देता है? तो भाई वेग और समय के बीच के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से होते हैं? तो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। तो 63 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? तो मेरे दोस्त किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है?
तो याद रखिएगा साथी, एक तो आपका सूत्र कणिका का होता है और एक प्लास्टिड का होता है, यानी डी ऑप्शन दोनों, दूसरा और तीसरा, यानी बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। तो भाई सूत्र कणिका का और प्लास्टिड दोनों को होते हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, आप सभी बताएंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होता है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होता है, बताएंगे सभी दोस्त। तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन का। सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर फटाफट, बिना समय देरी किए, क्योंकि मेरे भाई हर एक क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग था। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 3 यदि आपका गलत हुआ होगा तो 1 सही में से जाएगा। ये बात भी आपके माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि साथी यदि आप भूलेंगे तो आप पेपर देने जाएंगे, जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे वो तो 100 में से 100 लगा के आएंगे, चाहे गलत हो चाहे भाई सही हो। आप देखें काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त मिलेंगे जिनका नेगेटिव में भी मार्क नंबर आने वाला है, नेगेटिव में काफ़ी ऐसे होंगे जो कि उनका नंबर आने वाला है। तो साथ ही जैसा कि आपका 11:30 AM पे जो हमारी क्लास होती है वो ग्रुप आर्मी अग्निवीर की क्लास चल रही है। एक बात याद रखिए, आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट पे। यदि आप साथी 17.5 से 25 वर्ष तक हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसे पोस्ट आए हैं, जैसे आर्मी जीडी में तो आप केवल 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच है तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक आपका होता है ट्रेडमैन, ट्रेडमैन में भी आप लोग 17.5 से 21 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यदि आप 10th पास है, सिंपल 10वीं पास है और आपके में 33% हर एक सब्जेक्ट में, तो भी साथ ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फुल पेपर शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपका जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है। उसमें केवल 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का उसमें होते हैं। ओके, तो उसको भी आप लोग डेली का डेली हल जरूर किया कीजिए। उसमें सारे सवाल यही आते हैं, थोड़ा सा उसमें ईजी सवाल पूछ दिया जाता है। भाई ईजी सवाल तो आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आने वाले भी हैं, तो उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो पूछिए। मिलते साथ ही 11:30 AM पे एक नए क्लास के साथ, आर्मी अग्निवीर क्लास का। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो चलिए दोस्त, मिलते 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।